दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम हो, वो टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, कोई पॉइंट मिस ना हो जिससे जो है आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है आपसे मिस हो सके। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में है। दोस्तों इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के बारे में बात की थी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ बिल्स के लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स में जो है कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं। ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल के भी दो पार्ट्स होते हैं, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी थी मनी बिल के बारे में, फाइनेंशियल बिल के बारे में, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में आप उसके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आप ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। दोस्तों हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बात की थी तो हमारा, जैसे आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मिक्सअप है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का मिक्सअप है, बिकॉज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ प्रोविजन होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, कुछ बिल होते हैं जैसे ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, कुछ बिल होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से द्वारा पास किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बिल होते हैं कि जो स्पेशल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं। तो हम इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का बेस्ट एग्जांपल। जैसे अगर आप बात करें दोस्तों के यूएसए और यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो दोस्तों वहां पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई भी बदलाव करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है, तो वहां पर जो है सिंपल, एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे सिंपल ऑर्डिनरी बिल की तरह वहां पर जो है सारी चीजें सिंपल मेजोरिटी से पास होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन है, जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी चीजों, अगर हम उन्हें चाहे अमेंड करना चाहें तो वहां पर काफी मुश्किल हो जाता है। वो काफी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है। तो हमारा तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उन्होंने जो है काफी बेस्ट एग्जाम्पल दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में निहित है। तो दोस्तों पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन, संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, किसी भी फर्स्टली उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेट लाइन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं, वो पावर सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोस्तों ये होता है कि अगर हम किसी भी हमारे संविधान में 1 से लेकर अगर ओरिजिनली आर्टिकल्स की बात की जाए तो 395 से आर्टिकल हैं और प्रेजेंटली 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हैं। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी शेड्यूल में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी पार्ट्स में जो है, किसी भी प्रोविजन में अगर हमें कुछ बदलाव करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला सकते हैं। कोई स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं ला सकती है, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट इन केस जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होते हैं, बट वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो दोस्तों पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जो है किसी भी हाउस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा हो, राज्यसभा हो।
और कोई भी मेंबर इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है, सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई मिनिस्टर भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। और दोस्तों इसमें जो है मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इसमें देयर इज नो नीड टू प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड इट हैज टू पास बाय बोथ हाउसेस बाय सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा दोनों हाउसेस के द्वारा पास होते हैं। एंड यदि दोस्तों अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा में वो पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से, देन वो राज्यसभा में प्रोसीड होगा, राज्यसभा में से भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर जो है अपनी मोहर लगा देंगे, अपनी एसेंट्स दे देंगे, अपनी अनुमति दे देंगे, तो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट बिल जो है एक लॉ के रूप में एक्ट करेगा, ठीक है। तो बिल जो है एक लॉ बन जाएगा, हमारा जो है जो पार्ट हम संशोधित करना चाहते थे वो पार्ट संशोधित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक बात है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जैसे हमने ऑर्डिनरी बिल में देखा दोस्तों कि अगर हमने कोई ऑर्डिनरी बिल है, लोकसभा से आया, फिर राज्यसभा से आया, राज्यसभा के बाद जो प्रेसिडेंट के पास गए, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते थे वहां पर कि पहले तो या तो वो अपनी एसेंट्स दें, ठीक है, एंड सेकंड थिंग या वो बिल को होल्ड करें, एंड थर्ड थिंग कि या तो बिल को रिटर्न कर दे फॉर रिकंसिडरेशन एंड रीअमेंडमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रेसिडेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट जो है अगर लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया जा चुका है, देन प्रेसिडेंट को उस पर अपनी अनुमति देनी पड़ेगी, बिकॉज 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है, इससे 24वें संविधान संशोधन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रोक सकते थे, होल्ड कर सकते थे और रिकंसिडरेशन के लिए दे सकते थे, और उस पर अपना एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो का यूज कर सकते थे, वीटो पावर्स की यूज कर सकते थे प्रेसिडेंट। लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से जो है उनकी ये पावर जो छीन ली गई थी। तो प्रेसिडेंट्स को अगर कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है अब पास हो रहा है, दोनों हाउसेस में से दोनों हाउस से पास हो गया, तो प्रेसिडेंट को फाइनली उस पर अनुमति देनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, जैसे हम होता था कि ऑर्डिनरी बिल्स में जैसे लोकसभा से पास हो गया ऑर्डिनरी बिल, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, राज्यसभा में लैप्स हो रहा है 6 मंथ से, जहाँ तो प्रेसिडेंट को पावर होती थी वहां पर कि ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा उस चीजों तो, लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पर जो ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं था, तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। तो दोस्तों हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है कि संविधान में किसी भी प्रकार का हमें संशोधन करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने जरूरी है, बिल लाते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने की जो है पावर्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर होती है सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जो है किसी भी हाउस से हम ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, देन जो है बिल वो लॉ के रूप में है। ये प्रोसीजर होता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब हम तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जो है दोस्तों मेजोरिटी के हिसाब से, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से, जैसे हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। तो दोस्तों मेजोरिटी के आधार पर जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को 3 भागों में बांटा है कि सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोस्तों में वो मैटर आते हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, हमें किसी नए स्टेट की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। 5th and 6th शेड्यूल, हमें जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के 5th and 6th शेड्यूल्स के बारे में, 5th and 6th शेड्यूल्स में जो है कोई चेंज करना, जैसे शेड्यूल्स एरिया के किसी प्रोविजन में चेंज करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में जो है प्रोविजन शेड्यूल्स एरिया के प्रोविजंस के बारे में बात की गई। तो शेड्यूल्स एरिया के प्रोविजंस में कुछ चेंज करना है, या शेड्यूल ट्राइब्स के कुछ प्रोविजन में चेंज करना है, तो 5th और 6th शेड्यूल्स में अगर कोई चेंज करना है, फॉर्मेशन ऑफ
स्टेट नया स्टेट बनाता है, या फिर हमें किसी डिग्निटीज की जो है किसी गणमान्य व्यक्ति की सैलरी और अलाउंस में कोई बदलाव करना है, या फिर जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई हमें जो है प्रोविजन में कोई बिल लाना है, तो हम जो है उसे सिंपल मेजोरिटी सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहते हैं। यदि या फिर हमें जो है कोई प्रोविजन चेंज करना है, अब हम बात करें दोस्तों मॉडरेट की। मॉडरेट में यदि हम कोई प्रोविजन है या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई चेंज करना है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई चेंज करना है, तो हमें मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है। और दोस्तों वो चीजें जिसमें जो है स्टेट और सेंटर की दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्टेट और सेंटर की दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तब अगर उस केस में हमें किसी प्रोविजन को चेंज करना है, या संविधान में उससे ऐसे किसी प्रोविजन को चेंज करना है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही बराबर की तो उसमें जो है बराबर पावर्स को एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें हमें जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ बदलाव करना है, प्रेसिडेंट्स की पावर्स में कुछ बदलाव करना है, या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के कुछ पावर्स में बदलाव करना है, या फिर जो है सेवंथ शेड्यूल्स में कुछ चेंज करना है। जैसे सेवन शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात कर रखी थी। अगर हमें इन या फिर हमें आर्टिकल 368 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ बदलाव करना है, संविधान संशोधन के आर्टिकल में कुछ बदलाव करना है, तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस तरह के प्रोविजंस को जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से पास किया। तो दोस्तों इन तीनों टाइप्स को समझने के लिए दोस्तों हम पहले सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं। दोस्तों जैसे सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी जैसे हम सपोज कर लेते हैं किसी हाउस में दोस्तों टोटल मेंबरशिप जो है 300 है, किसी हाउस की जो है टोटल मेंबरशिप जो है 300 है, 300 मेंबर है टोटल किसी हाउस में। वैसे मान लेते हैं किसी हाउस में 300 मेंबर है टोटल, तो सिंपल मेजॉरिटी होती है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी का दोस्तों मतलब होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर मान लो किसी भी हाउस में अगर 300 मेंबर हैं, 300 में से हम सपोज कर लेते हैं 100 मेंबर आज एब्सेंट है, हम वैकेंट की बात नहीं कर, 100 मेंबर एब्सेंट है, तो हमारे पास प्रेजेंट मेंबर कितने बचे? 200, प्रेजेंट मेंबर 200। तो दोस्तों अगर हम जो है सिंपल मेजॉरिटी की बात करें, तो अगर हम 101 को नंबर को अचीव कर लेते हैं, तो हम सिंपल मेजॉरिटी को अचीव कर लेते हैं। यही दोस्तों अगर हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करें, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करें दोस्तों, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हम जो है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। जैसे सपोज दैट 300 मेंबर है किसी हाउस में, ठीक है, तो जिस तरीके से जब हम 151 वोटिंग नंबर है हम अचीव करेंगे, तो हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को अचीव कर लेंगे। एंड स्पेशल मेजॉरिटी दोस्तों होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो सपोज दैट 300 मेंबर है किसी हाउस में, 100 एब्सेंट है, सपोज 200 प्रेजेंट है आज, तो 200 का 2/3, 200 का 2/3 जो है, अगर हम किसी 200 का 2/3 अगर कोई नंबर हम अचीव करते हैं, तो वो आपका स्पेशल मेजॉरिटी है। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की मेजॉरिटी डिस्कस की गई थी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी। तो दोस्तों इनमें तो हम जितने भी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, 5th एंड 6th शेड्यूल्स है, सैलरी एंड अलाउंस है एंड सिटीजनशिप है, तो इनमें से जो हम दोनों हाउसेस में अगर सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कर जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के एसेंट्स के बाद जो है हम उस पर जो है बिल जो है लॉ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मॉडरेट में दोस्तों हमें सिंपल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फॉलो करनी पड़े, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस सिंपल मेजॉरिटी। मॉडरेट में दोस्तों एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जैसे किसी प्रोविजन हो गया, या हमें किसी फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किस बदलाव करना है, तो हमें एब्सोल्यूट और सिंपल मेजॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट और सिंपल मेजॉरिटी अचीव करनी पड़ेगी। और
दोस्तों रिजिड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें जो है स्टेट भी सेम पावर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स में और उनके इलेक्शन प्रोसेस में, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इलेक्शन प्रोसेस में, या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में, या फिर दोस्तों 7th शेड्यूल्स में कुछ चेंज करना है, या फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में कुछ चेंज करना है, तो हमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बिल लाने में। अब दोस्तों ये सिंपल मॉडरेट हमने समझ लिया। सिंपल क्या है? सिंपल में दोस्तों हमें बिल को सिंपल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउस में पास करवाना होता है। मॉडरेट में दोस्तों हमें सिंपल और एब्सोल्यूट दोनों मेजोरिटी जो है अचीव करनी होती है। एंड रिजिड में दोस्तों हमें सिंपल मेजोरिटी भी अचीव करनी होती, स्पेशल मेजोरिटी भी अचीव करनी होती है, एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी अचीव करनी होती है। बट दोस्तों इस केस में जो है अगर हमें जो है इस केस में, जैसे अगर कोई बिल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में जो है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में अगर बिल जो है लोकसभा से इंट्रोड्यूस हुआ है और वो राज्यसभा से पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, स्पेशल और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी इंडियन के स्टेट होते हैं, उनकी 50% ऑफ स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। रेटिफिकेशन वर्ड मींस 50% ऑफ स्टेट। जैसे लोकसभा और राज्य, अगर हमें कोई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना है तो दोनों हाउसेस से पास करवाने के बाद हमें जो है उसे सेपरेटली जितने भी स्टेट है, जितनी भी यूनियन टेरिटरी, वो यूनियन टेरिटरी जिनकी अपनी खुद की स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, तो हमें 29 स्टेट और दिल्ली और पुडुचेरी में जो है इस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बिल को भेजना पड़ेगा। अगर दोस्तों वहां से जो है 50% स्टेट वहां उस पर अपना रेटिफिकेशन दे देते हैं, जैसे मान लो 29 स्टेट है और दो हमारी यूनियन 31 हो गया, 31 में से जो है अगर हमारे पास 31 में से अगर 60 स्टेट जो है अपना रेटिफिकेशन दे देते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर जो है, तो दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है अप्रूव्ड माना जाएगा, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास आएगा। और दोस्तों प्रेसिडेंट के पास कोई पावर है नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को होल्ड कर लें या फिर रिजेक्ट करें या रिटर्न करें, ठीक है। तो उन्हें उस पर अपनी असेंट देनी पड़ेगी आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, देन वो जो है। तो दोस्तों आज हमने जो देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है किस आर्टिकल में है और कि क्या क्या प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल मेजोरिटी क्या है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इसके बारे में बात की। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। एंड दोस्तों अगर हम आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें चैनल को, एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।